हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 11th की मैथ का इंट्रोडक्शन पूरा देखने वाले हैं और इसमें हम पूरा का पूरा ओवरव्यू देखते हैं 11th की मैथ का, है ना। हमको 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हम हर एक चैप्टर का इंट्रो देखते हैं कि हर एक चैप्टर में हमको किन चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है सेट, ठीक है। सेट क्या होता है? समुच्चय। तो इसमें ये क्या होता है? एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का या किन्हीं भी चीजों का कलेक्शन जो होता है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये डिटेल में हम देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। और ये चैप्टर आपको किस तरह से मिलेंगे? आपको पहला जो वीडियो होगा हर चैप्टर का, वो इंट्रो और थ्योरी उस चैप्टर में रहेगी, मतलब उस वीडियो में आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद जितने भी एक्सरसाइजें होंगी उस चैप्टर में, उतनी वीडियोज आपको मिलेंगे। एक वीडियो में एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। ज्यादातर कोशिश यही रहेगी। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो शायद 2 वीडियो बन जाए, अदरवाइज ओनली इन अ सिंगल वीडियो विल कंप्लीट ऑल द थिंग्स। उसके बाद तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट, जिस समुच्चय। फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो जब तक हमारा समुच्चय क्लियर नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते हैं। तो इस दूसरे चैप्टर के लिए फर्स्ट चैप्टर का आपका बिल्कुल बेसिक एकदम सारे क्लियर होने चाहिए, तो आपका सेकंड चैप्टर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, संबंध एवं फलन, रिलेशंस क्या होते हैं और फिर उसके बाद हम फंक्शन बोलते किसको हैं। तो ये जो रिलेशन होता है ये भी एक तरह का सेट होता है, बल्कि एक सेट ही होता है, लेकिन थोड़ा सा सेट में कुछ और चीजें ऐड कर दी जाती हैं। मतलब उनमें एक परम्यूटेशंस होते हैं ना, कुछ रिलेशंस आते हैं और फिर जो रिलेशन होते हैं उस पे कुछ क्राइटेरिया लग जाता है, तब वो जाके बन जाता है फंक्शन, ठीक है। तो संबंध एवं फलन ये हमारा दूसरा चैप्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर जो आता है हमारा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि है तो ये भी फंक्शन, तो उसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पहले हमारा फंक्शन क्लियर होना चाहिए, फलन, और तब हम समझ पाएंगे कि त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो ये चैप्टर थोड़ा मजेदार है और इसमें क्या है, जितने भी आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, 1 या 2 एक्सरसाइज है, शायद एक ही है। तो उसमें जितने भी 20-25 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले ही हैं, उनको आपको प्रूफ करना है एक मेथड से, और सारे जो क्वेश्चन है वो एक ही तरीके से लगने हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। तो हम इसमें प्रूफ करते हैं फॉर्मूलों, जो भी हमारे पास फॉर्मूले रहेंगे उनको हम प्रूफ करेंगे कि ये सही है या फिर नहीं सही है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा, हाई स्कूल तक जितना भी पढ़ा वो सारी जितनी संख्याओं के बारे में पढ़ा है वो सभी रियल नंबर थी, वास्तविक संख्याएं थी। लेकिन अब एक नए तरह की संख्या से हमारा परिचय होगा इसमें, और जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्या को जब किसी एक रियल वास्तविक संख्या के साथ लिख दिया जाता है तो ये बन जाता है सम्मिश्र संख्या, ठीक है। और एक नए तरह के द्विघात समीकरण को भी हम पढ़ेंगे, जैसा अभी तक नहीं पढ़ा है शायद, ठीक है। मतलब 10th क्लास तक तो नहीं है ऐसा। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। इसमें जो द्विघात समीकरण रहेंगे वो हाई स्कूल से थोड़े से अलग रहेंगे, और वो समझाने के लिए रहेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण। अभी तक हमने 6th-7th में रैखिक समीकरण पढ़े हैं, ठीक है, 1 चर में, 2 चर में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, उनमें क्या होता है कि उस रैखिक जो समीकरण होते हैं, जैसे 1 चर वाला, उसमें हमारे पास उसका हल होता है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन रैखिक असमीकरण जो होती है ये इनइक्वालिटी है, मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे उसके, ठीक है। जो भी गिवन स्टेटमेंट होगा या जो भी गिवन इनइक्वालिटी होगी उसके लिए हमको एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये काफी मजेदार चैप्टर है ना। समझ में आता है तो बढ़िया से आता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता है। तो अब इसमें क्या पढ़ना है, हम देखेंगे कि चीजों को लेकर के कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। मतलब हम
एक नंबर ऑफ ग्रुप है चीजों का, ठीक है, उसमें से हम कुछ चीजें उठा करके रख रहे हैं। तो ये क्या सिचुएशन बन सकती है ना, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसको पढ़ेंगे, जिसको हम क्रमचय एवं संचय बोलते हैं। फिर उसके बाद 8th चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, a प्लस बी का होल पावर जो है वो पूरा 4 नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हम पावर 2, पावर 3 या फिर 4 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n के बारे में। इस तरह से मिलेगा हमको 1 प्लस एक्स की पावर n। अब जो हमारा यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है a प्लस बी की पावर 2, फिर उसके बाद a प्लस बी की पावर 3 के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे n, और जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर मीन्स हम 1 से लेकर के जहां तक ले जाना चाहे वहां तक जा सकता है। तो अगर वो n है, ठीक है, a प्लस बी की पावर कोई नेचुरल नंबर है, a प्लस बी की पावर 14 भी तो कुछ होता होगा, क्योंकि अगर a प्लस बी की पावर 2 कुछ होता है तो a प्लस बी की पावर 3 भी हमने पढ़ा है कि कुछ होता है। तो a प्लस बी की पावर 10 भी कुछ होना चाहिए। वो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बायनोमियल थ्योरम या फिर द्विपद प्रमेय जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये एक थोड़ा सा नया मिले। सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि एक पैटर्न फॉलो करते चले जाते हैं, मतलब एक अनुक्रम मिलता है हमको, ठीक है, लगातार संख्याएं मिलती चली जाती हैं। तो एक ऐसा हमको जनरल टर्म मिलता है जिसमें हम n की वैल्यू रखते चले जाएं और हमको एक सीरीज पूरी मिलती चली जाती है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज हमको पढ़ना ना। तो सीक्वेंस क्या होते हैं, अनुक्रम, ठीक है। नंबर्स हमारे पास ढेर सारे होंगे, उनको हम बोलेंगे सीक्वेंस, और उनके बीच में अगर हम जब प्लस की साइन लगाते चले जाएंगे तो वो बन जाता है सीरीज। तो ये होता है अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर उसके बाद 10th चैप्टर जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा। ये 9th में शायद इसका आप लोगों से मतलब जान पहचान रही हो। हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, है ना, कि कोऑर्डिनेट्स पे ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर होगा, लीनियर जो स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पे लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे और लाइन के कितने कितने फॉर्म्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 11th चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है कोनिक सेक्शन, ठीक है, शंकु परिच्छेद। अब ये क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई एक कोन है, ठीक है, उस कोन को हम अलग अलग एंगल से काटेंगे। तो एक बार अगर हम बिल्कुल हॉरिजेंटली उसको काट दे रहे हैं तो जो शेप हमको मिलेगा काटने पे वो होगा सर्कल। उसको हम एक थोड़ा सा छोटे एंगल पे अगर कट कर दे रहे हैं तो जो मिलेगा वो होगा एलिप्स होगा, है ना, दीर्घवृत्त जिसको हम बोलते हैं। और एंगल हम बढ़ा देते हैं तब जो कट के मिलेगा वो एक पैराबोला मिलेगा, ठीक है, परवलय मिलेगा। और उसके बाद अगर एंगल को हमने बिल्कुल एकदम वर्टिकल उसको काट दे रहे हैं उस कोन को, तो जो मिलेगा वो होगा हाइपरबोला या फिर अति परवलय, ठीक है। तो यहाँ पे हम शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमको 4 शेप के बारे में पढ़ना है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको क्या पढ़ना रहेगा, सर्कल पढ़ना रहेगा, पैराबोला पढ़ना रहेगा, कुछ इस तरह का शेप होता है पैराबोला का, सर्कल ये होता है। और फिर उसके बाद आएगा इलिप्स, इस तरह का होता है। और फिर उसके बाद आएगा हाइपरबोला जो कि इस तरह का होता है। तो ये चारों, अब यहाँ पे हमको जो मिलेगा वो केवल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट्स में ही सारे पढ़ने हैं, ठीक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। फिर उसके बाद एक काफी मजेदार चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी पढ़ी है, ठीक है, 10th तक जो भी रहा हो वो 2 डायमेंशनल था, ठीक है, उसमें केवल एक्स और वाई प्लेन थे। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस और बढ़ जाता है जो होता है जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें हम पढ़ेंगे वो 3D में पढ़ेंगे। अभी तक हमको जो भी पॉइंट्स मिलते थे वो एक्स कॉमा वाई के जैसे मिलते थे, जो भी हमने हाई स्कूल तक पढ़ा है। अब जो मिलेगा वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सिस हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को बताने के लिए उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स एक्सिस पे एक मिलेगा, एक वाई एक्सिस पे मिलेगा और एक जेड एक्सिस पे मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिविमीय ज्यामिति, और उसका इंट्रो ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये 12th चैप्टर तक हो जाएंगे हमारे। अब बाकी के जो 4 चैप्टर हैं आगे हम देखते हैं उसको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमको लिमिट में एक नया ही अप्रोच देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। लिमिट्स हम पढ़ते हैं क्योंकि अब जो हम पूरी जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स पे पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में लिमिट का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है
कि हम बहुत छोटा सा वेरिएशन देखते हैं किसी भी फंक्शन में कि ये किस तरह से चेंजेस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमको एक बहुत ही छोटे लेवल तक देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि लिमिट्स और डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो ये भी एक वेरिएशन को ही दिखाता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन में जो भी एक्स एक्सिस में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो ये उसी के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में चेंजेस को दिखाता है, क्योंकि फलन जो चलता है वो एक्स वाई दोनों पे चलता है, ठीक है। इस मतलब उसके एक्स के हर एक एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसके करस्पॉन्डिंग वाई पे एक पॉइंट हमको मिलता है। तो इसीलिए एक्स में थोड़ा सा चेंज होने पे वाई में कितना चेंज आ रहा है ये हमको पता चलता है अवकलज से, ठीक है, डेरिवेटिव से। फिर उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग या गणितीय विवेचन। तो इसमें सिंबल्स जो भी हम पढ़ते हैं, इम्प्लाई दैट, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इन सब के बारे में। तो इन सब के यूजेस के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, है ना। स्टेटमेंट्स कुछ होंगी, कोई भी स्टेटमेंट्स है उसका नेगेशन क्या होगा, है ना, उसका नकारात्मक वाक्य क्या होगा, या उसको हमको नकारात्मक कर बनाना है तो वो नकारात्मक हम बना दें उसको, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी चेंज ना आए। तो ये सारे होते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में या गणितीय विवेचन में। फिर उसके बाद आता है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स जो भी हमने हाई स्कूल में पढ़ा है उससे एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा आपको इसमें मिलेगा देखने को, और जो कि थोड़ा सा वेरिएशन से रिलेटेड रहता है ना, कुछ एक आध दो टॉपिक बस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा 10th का ही रहना है इसमें स्टैटिक्स में। और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में 9th में जो भी था, जो भी टॉपिक थे, बेसिक था वहां पे। अगर नहीं क्लियर है तो हम फिर से यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने 9th में तो ज्यादा कुछ दिया नहीं है। तो वो टॉपिक इंक्लूड करने के बाद फिर 11th की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक उसको खत्म करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्लास 11th का मैथमेटिक्स रहा। 16 चैप्टर्स हैं, इन्हीं पे आपको कमांड बनानी है। इसके बाद जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जो भी अपना कंप्लीट करना चाहें वो कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है, बालाजी की है, बालाजी प्रकाशन की है। तो वो काफी बेहतरीन बुक है और उसमें एक बहुत ढेर सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जिसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पहले, लेकिन आप फर्स्ट टारगेट आप कीजिए एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपका खत्म हो जाएगा तो आप जो भी बुक उठाएंगे तो वो आपको जानी पहचानी लगेगी और ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपके क्वेश्चन लग जाने हैं। तो आप जो भी प्रेफर करना चाहें ना, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या फिर बालाजी, जो भी, सारी बुकें बहुत अच्छी हैं, तो आप फिर वहां पे करिए। लेकिन एनसीईआरटी खत्म करने के बाद अगर कर रहे हैं तो वो ज्यादा सही होगा। और बाकी एनसीईआरटी 100% नहीं है, क्योंकि इसमें चीजें दी होती हैं बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में दी होती हैं। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, है ना, पूरी सिलेबस का कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन 100% प्रिपरेशन आपकी नहीं हो पाएगी। तो आप अगर एग्जाम बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी काफी है। और बाकी अगर प्रिपेयर आगे आपको कंपटीशन देने हैं, जेईई और इन सब के एग्जाम, तो उसके लिए आपको बालाजी या फिर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी आपको सही लगे आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। सारी बुक में लगभग सिमिलर चीजें ही मिलेंगी। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। एक क्लास 11th में इतने ये 16 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं और 16 चैप्टर में 1 by 1 हम एक एक देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। अगर कोई कहीं पे कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट में उसको पूछिए। थैंक यू वेरी मच।